आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो नीट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ज़ूलॉजी होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% के आसपास अपना आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये भी अपना पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में से हर टाइम आते हैं कितने? 2 to 3 क्वेश्चंस, और 2 to 3 क्वेश्चन डेट मीन्स कह सकते हैं हम 8 और 12 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं अपना ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि जो अपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग देखो होता क्या है, बेसिकली जो प्रोसेस होता है ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग करते कैसे हैं? कैसे हमारी मसल्स जो है हमारा प्रेशर मेंटेन करती हैं लंग्स के अंदर, कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, कैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे एयर मूव करती है, वो हम सब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना एक्सचेंज ऑफ गैस। तो देखो अभी O2 लंग्स के अंदर आ गया, लेकिन अब क्या है, O2 को लंग्स से ब्लड में जाना है और ब्लड से CO2 को लंग्स के अंदर आना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बेसिक टर्म पढ़ने को मिलेगा, वो है डिफ्यूजन। ठीक है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब देखो, अब सीरीज देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में कि कैसे O2 अंदर आया। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि O2 कैसे ब्लड में आया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। हमारा ब्रेन जो होता है उसके अंदर डिफरेंट सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूलस के अंदर, पोन्स के अंदर, जो रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम। ठीक है, जब कभी रेस्पिरेटरी रेट कम होता है उसको नॉर्मल करते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल करते हैं। तो इस केस में या इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट सबसे इजी अपना क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम वेरियस डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, ओके, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? ORD कहते हैं। ओके, ऐसे डिसऑर्डर्स जो किसकी वजह से हो? पर्सन के ऑक्यूपेशन की वजह से। तो इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। ओके, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी मेनली किस पे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कूल, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है एग्जाम में, जब हम चैप्टर को रीड करते हैं तो बेसिकली हर चैप्टर की बात है ये। अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा होता है, इसको सब निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 2 टर्म्स हाईलाइट करके दे रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ब्रीदिंग। ओके, फिर है अपना रेस्पिरेशन। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग में बेसिकली क्या होता है, देखो, जो आपके सेल्स CO2 प्रोड्यूस करते हैं उसका एक्सचेंज किससे? एटमॉस्फेरिक O2 से, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो एक बारी इसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। देखो, जो एक्सचेंज होता है किसका? ऑफ CO2, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे सेल्स। किसके साथ? विद O2 इन एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कभी कभी डेफिनेशन क्या लिख देते हैं? सिंपली कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, ओके, और इसके बदले क्या? रिमूवल किसका? ऑफ फॉल एयर। तो ये भी क्या है? अपना ब्रीदिंग है। फ्रेश एयर के अंदर क्या होगा? O2 होगा, और फॉल एयर के अंदर अपना क्या होगा? CO2 होगा। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर अपने 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं, जिसका नाम क्या है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और यही अपना किसके अंदर आता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट था अपना रेस्पिरेशन।
तो देखो ब्रीदिंग जो है वो कहीं ना कहीं अपना रेस्पिरेशन का क्या है, अपना एक पार्ट ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, सबसे पहले फ्रेश O2 आएगा, O2 का फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद उस O2 का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसके लिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली अपना ये जो ब्रीदिंग है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है रेस्पिरेशन का। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो बता सकते हैं कि ब्रीदिंग में क्या है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपली, ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेके पूरा ट्रांसपोर्टेशन, उसका डिफ्यूजन, सब कुछ, उसका यूटिलाइजेशन, सब किस में आता है, रेस्पिरेशन में आता है। सिंपल, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो आई गेस सबने बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो सुने होंगे, क्या है अपने, गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, दो ये बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लेकिन अगर किसी को एनिमल किंगडम अच्छे से याद है, ओके, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके थ्रू या जिनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, वाया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटफॉर्म्स जो होते हैं, इनमें एक्सचेंज ऑफ O2 जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अर्थवर्म, अर्थवर्म अपना किससे बिलोंग करता है, एनेलिडा से। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है किसके थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, ओके। और इंसेक्ट जो होते हैं यानी कि अपने आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, इनके अंदर आपको ट्रैकियल ट्यूब्स का नेटवर्क देखने को मिलेगा, और इनके रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ से भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पॉन्जेस के अंदर, सीलेंट्रेट्स के अंदर गैसेस जो है एक्सचेंज वो कैसे होता है या किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है, कहा गया ये रहा, यहाँ पे लिखा है ये अपना एंटायर बॉडी सरफेस और सिंपल डिफ्यूजन। अर्थोम की बात करें तो अर्थोम तो बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने पढ़ा था कि किसके थ्रू होता है, इसकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस इसका बहुत ज़्यादा थिन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉकरोच, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्यूब्स अपनी डायरेक्टली ओपन करती हैं बाहर और इनके थ्रू O2 एंटर करता है और फिर बाहर जाता है, ठीक है। और अंदर से ये ट्यूब्स होती हैं अपनी, ये कनेक्टेड होती हैं या कह सकते हैं अटैच्ड होती हैं टू सेल्स और टिश्यूज़, ओके। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पे हमें फोकस करना है किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, ठीक है। गिल्स जो है ये अपने देखने को मिलते हैं किसके अंदर, फिशेस के अंदर। वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स है यानी कि ब्लड वेसल्स सप्लाइड होते हैं, ओके। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं और मोलस्कस में भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स जो है बेसिकली ये हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर। तो यहाँ पे पढ़ना है हमें मैमल्स के बारे में, और मैमल्स में भी किसका, ह्यूमन का, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली बना होता है या कह सकते हैं कंप्राइज करता है दो पार्ट्स, क्या क्या, एक तो रेस्पिरेटरी पैसेज, ओके, साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये रेस्पिरेटरी पैसेज जो है ये लंग्स का ही तो पार्ट है, तो हाँ वो भी कह सकते हैं, बट ये क्या होता है, बेसिकली लंग्स के अंदर इंक्लूड होता है, ओके। और लंग्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं या कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी की वजह से इनका प्रेशर चेंज होता है, जिसकी हेल्प से इन रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर अपना एयर जो होता है मूव इन और मूव आउट करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि ये एयर को कैरी करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू एल्वोलाई, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, यानी कि एल्वोलाई से वापस कहाँ पे, आउटसाइड, ओके। लंग्स का क्या काम है, लंग्स यहाँ पे अपना मेंटेन करते हैं प्रेशर, जिसकी वजह से ये एयर जो है वो मूव कर पाती है। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो अपना जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो स्टार्ट करता है किससे, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। इनके थ्रू क्या होगा, एयर जो होगी अपनी एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद ये हमारी कहाँ पे चली जाएगी, नेजल चैम्बर में। इसको हम एक अच्छे से डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, ओके। अब नेजल चैम्बर से वो जो एयर है वो एंटर करती है किसके अंदर, नेजोफेरेंक्स के अंदर। कैसे, एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहे अपने नॉस्ट्रल्स,
ओके, ये है नॉस्ट्रल्स, कहाँ पे लोकेटेड है, अपर लिप्स के पास। और ये जो पूरा है अपना, ये क्या है, नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर जो होता है अपना, ये थ्रू इंटरनल लेयर्स, ठीक है, अब अंदर भी ओपनिंग होगी यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स, उसके थ्रू ओपन करता है नेजोफैरिंक्स में, जो कि यहाँ पे हमें लेबल कर रखा है। अब नेजोफैरिंक्स क्या होता है, ये है अपना पार्ट किसका, फैरिंक्स का। फैरिंक्स जो होता है उसके 3 पोर्शंस होते हैं, एक है नाजोफैरिंक्स, एक ओरोफैरिंक्स और एक हाइपोफैरिंक्स। अब एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इंटरनल लेयर्स या नेजल चैम्बर किस में ओपन करता है, तो नाजोफैरिंक्स में। फैरिंक्स के कितने पोर्शन है, तो 3 पोर्शन है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सब मेंशन है, ठीक है। नाम से भी देखो पता लग रहा है, नेजो यानी कि नेजल चैम्बर, ओरोफैरिंक्स में अपना ओरल कैविटी ओपन करता है, और हाइपोफैरिंक्स जो होता है ये नीचे वाला पोर्शन, ओके। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो, और वी कैन से लो, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है फैरिंक्स का, उसको हम हाइपोफैरिंक्स कहते हैं, सिंपल। अब एग्जाम में देखो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जिसके अंदर फूड भी एंटर करता है और एयर भी एंटर करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरल कैविटी भी ओपन हो रही है और नेजल कैविटी भी ओपन हो रही है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है अपना, फैरिंक्स। तो फैरिंक्स जो होता है अपना, ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, ओके। तो अभी एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि फूड अपना रेस्पिरेटरी पाइप में एंटर कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अपने जो नेजल चैम्बर्स थे वो ओपन करे थे किसके अंदर, नाजोफैरिंक्स के अंदर, जैसे कि फिर हमने बताया था कि वो पोर्शन है किसका, फैरिंक्स का, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस करा था कि ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर, ओके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपने जो नाजोफैरिंक्स होता है वो ओपन करता है किसके थ्रू, ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स क्या है, ठीक है, उस चीज को देखेंगे इनटू ट्रैकिया, यानी कि नाजोफैरिंक्स के बाद क्या आता है, ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स के थ्रू आता है हाइपोफैरिंक्स। अब वहां से एयर ट्रैवल करती हुई ओपन करती है किसके अंदर, या एंटर करती है किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर। और लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक ओपनिंग जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, उसके थ्रू ये चली जाती है किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया जो होता है इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया यहाँ पे अपना क्या है, विंड पाइप। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है बहुत बारी कि विंड पाइप का अल्टरनेटिव टर्म बताइए, तो वो क्या हो जाएगा अपना, ट्रैकिया हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि लैरिंक्स जो है अपना वो क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों, क्योंकि कार्टिलेजिस का बना होता है। तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लैरिंक्स के अंदर, ठीक है, कितने पेयर्ड होते हैं, कितने सिंगल होते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो। फिर आगे क्या कह रहा है कि लैरिंक्स जो है इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वोकल कॉर्ड्स, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, और वो क्या है कि वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, ओके। उसके बाद वाले क्या, एक तो ट्रैकिया और विंड पाइप हो गया, ओके। फिर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैरिंक्स, इसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स, क्यों, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वोकल कॉर्ड्स, तो जब एयर इसके थ्रू पास करती है लैरिंक्स के थ्रू, तो ये वोकल कॉर्ड करती हैं वाइब्रेट, और फिर प्रोडक्शन होता है साउंड का, ठीक है। अब हम यहाँ पे साथ ही साथ इसके कार्टिलेजेस भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्टिलेज हमें लैरिंक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 9 कार्टिलेजेस। अब इन 9 कार्टिलेजेस में अपने 3 तो पेड होते हैं, अब ये पेड हो गए मतलब 6, बाकी के 3 जो होते हैं वो होते हैं सिंगल। तो पेड में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है एराटिनॉइड, आपको बस नाम याद करने की जरूरत है और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कॉर्निक्यूलेट, ओके। और लास्ट है यहाँ पे क्यूनिफॉर्म। तो ये तीनों होते हैं अपने पेड, और सिंगल कौन सा है, थायराइड, और फिर अपना यहाँ पे आता है क्रिकॉइड, और लास्ट है एपिग्लॉटिस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना एपिग्लॉटिस ही है, क्योंकि उसका ही मेन फंक्शन होता है लैरिंक्स के अंदर। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो ड्यूरिंग स्वॉलिंग ये कह रहा है कि ग्लॉटिस जो है अपना, ठीक है, ग्लॉटिस हमने क्या देखा था, ये ओपनिंग होता है किसके अंदर, लैरिंक्स के अंदर, जो लीड करता है ट्रैकिया यानी कि अपने विंड पाइप के अंदर, ओके। ये कवर्ड होता है बाय इलास्टिक
कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हम क्या कहते हैं एपिग्लॉटिस। अभी मैंने पीछे बताया था कि एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हमें याद रखना है। तो उस चीज़ को हम समझते हैं अपने एक डायग्राम की हेल्प से। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कार्टिलेज है अपना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपिग्लॉटिस। ओके, अब ये लैरिंग्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे लैरिंग्स लेबल्ड है, तो ये पूरा पोर्शन लैरिंग्स का है और ये जो ओपनिंग है यहीं से स्टार्ट करती है अपनी ये ट्रैकिया। ओके, तो जब फूड एंटर करता है, क्योंकि हमने बताया था फेरेंक्स जो है कॉमन पैसेज है किसका, फूड का और एयर का, तो जब फूड एंटर करता है तो वो इस लैरिंग्स के, इस जो कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस, इसके ऊपर आके कलेक्ट होने लग जाता है। और जैसे ही कलेक्ट होता है इसके ऊपर, अपना जो एपिग्लॉटिस है नीचे पुश हो जाता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ फूड। अब पुश होने की वजह से ये पूरा यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज कर देता है और फूड जो है अपना इसके ऊपर से स्लाइड डाउन होके कहाँ पे चले जाता है, ईसोफेगस के अंदर, और अल्टीमेटली चोकिंग से हमें एपिग्लॉटिस बचा लेता है। तो अब आते हैं हम ट्रैकिया पे। ओके, ट्रैकिया अपना क्या है, हमने बताया था वेंट पाइप। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, और मिड थोरैसिक कैविटी पे जाके ये डिवाइड कर जाती है किसमें, लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई में। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपना ट्रैकिया कौन सी थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड करता है, तो वो है 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपनी जो लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड करती हैं और ये क्या बनाती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी कि और फाइन नेटवर्क, फिर वो डिवाइड करती हैं, फिर वो क्या बनाती हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई। फाइनली टर्शियरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स मिलता है, ठीक है, और वो ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं अल्टीमेटली हमें क्या देती हैं, बहुत ज़्यादा थिन इर्रेगुलर वॉल्ड और वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम नीचे डायग्राम में देखेंगे। हमने क्या देखा, एक सीरीज देखो, सीरीज कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अपना नॉस्ट्रल, ये सीरीज में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। फिर है नेजल चैम्बर, फिर है नेजोफैरिंग्स, फिर फैरिंग्स, ओके, फिर है अपना लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, ओके, और इसके बाद ब्रोंकाई अपने डिवाइड करते हैं किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। कभी कभी हमें एग्जाम में यहाँ पे दे देते हैं एक और टर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो अगर ब्रोंक्यूल से रिलेटेड टर्म आएंगे तो सब आपको यहीं पे लिखने हैं, रेस्पिरेटरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिलते हैं, एल्वोलाई, जो क्या होते हैं, वैस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी कि ये भी सप्लाइड होते हैं किससे, ब्लड वेसल्स से, और फाइनली यहीं पे होता है अपना गैसेस एक्सचेंज। ओके, तो अब हम देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये अपना लैरिंग्स है, ठीक है, ये टॉप पे, फिर नीचे ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया पे आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा होगा, ये होती है अपनी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। अब यूजुअली सबको यही लगता है कि ये जो अपनी रिंग्स हैं ये सिर्फ ट्रैकिया तक ही होती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रैकिया से भी आगे जड़ के प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, और फाइनली ये कहाँ तक जाती हैं, ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट लिखी है कि ट्रैकिया और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई जो होती हैं, और अप टू कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, यानी कि ब्रोंक्यूल्स भी अपने सपोर्टेड होती हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ एयर की वजह से ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो इसके अंदर एयर रहती नहीं है, तो इस वजह से कभी कोलैप्स ना कर जाए, ये अपनी सप्लाइड होती हैं या प्रोवाइडेड होती हैं विद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, फिर यहाँ पे अपना ट्रैकिया है, आप ये देख सकते हैं, ये ब्रोंकाइज हो गई सारी, और ये छोटे छोटे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एल्वोलाई। ओके, यहीं पे अपनी प्रेजेंट होती है क्या, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आकर करता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना रेस्पिरेटरी पैसेज। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, लंग्स के बारे में। तो देखो, आई गेस ये सबको ही पता होगा कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक लेयर से, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। अब वो जो लेयर्ड होती है कैसी होती है, डबल लेयर्ड। ठीक है, और इस डायग्राम में ये क्लियरली विजिबल है, ये जो येलो कलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर, यही अपना क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है क्या, एक फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये
प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। अब अपने यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं, देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि बाहर वाली किसके कॉन्टैक्ट में होगी और अंदर वाली किसके कॉन्टैक्ट में होगी। तो ये अपनी बाहर वाली अब देख रहे हैं थोरेसिक की साइड है, दैट मीन्स थोरेसिक की लाइनिंग के साथ होगी। और इनर वाली जो होती है अपनी, ये किसके साथ है, लंग्स की सरफेस के साथ। ओके, अब लंग्स के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूजुअली अपने लंग्स जो होते हैं दे आर पिंक इन कलर इनिशियली एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन धीरे धीरे करके कैसे हो जाते हैं ये डार्क ग्रे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोनिफरस मटेरियल। ओके, अब एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा लंग लॉन्गर है, ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो यहाँ पे अपना करेक्ट चॉइस होगा, ये देखो इसको लेबल कर देते हैं पहले, ये है अपना लेफ्ट और ये है अपना राइट। तो लेफ्ट लंग जो होता है अपना, ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कैविटी है, इस कैविटी में प्लेस होता है अपना हार्ट। तो हार्ट के प्लेसमेंट की वजह से इसकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन बात करें अगर हम ब्रॉडनेस की, तो राइट लंग जो होता है अपना, ये मोर ब्रॉड होता है कंपेयर टू लेफ्ट वन, यानी कि ये कैसा होगा अपना, नैरोवर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वली हो गए, एक लंबा और नैरो है, एक छोटा और ब्रॉड है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होता है। अब बात करते हैं लोब्स की, लंग्स के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो राइट लंग होता है, यहाँ पे आपको 3 लोब देखने को मिलते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर लोब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं जो लंग्स को 3 लोब में डिवाइड करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया और एक ऑब्लिक हो गया। जबकि अपना जो लेफ्ट लंग है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फिशर होता है, वो है ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर लोब। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल लोब्स कितने हैं, ठीक है, पहली बात, और राइट लंग में या लेफ्ट लंग में किसमें लोब ज़्यादा है और इन दोनों में कितने कितने लोब्स होते हैं। दैट्स इट, जितने क्वेश्चन आने थे इससे अपने ने वो कवर कर लिए हैं। ओके, अब वापस हम एनसीईआरटी मूव करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक टर्म दिखेगा और वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा है अपना रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंडक्टिंग, ठीक है, और अपना क्या था, रेस्पिरेटरी पाथ। कंडक्टिंग पाथ वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज का जहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, आते हैं हम अपने रेस्पिरेटरी पार्ट पे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज। ओके, और यहाँ पे क्या क्या आता है, एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, फिर इसके क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो इसके 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या है कि ये सबसे पहले तो एयर को कंडक्ट करता है, कहाँ से, नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल तक, वो तो चलो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरा, जो इनकमिंग एयर होती है, ठीक है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। क्यों? क्योंकि अपने लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, बहुत सारा गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और वो ट्रैप कर लेते हैं इन डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, सेकंड क्या है, अब वो म्यूकस जो होता है थोड़ा बहुत ह्यूमिडिफाई भी करता है एयर को, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तीसरा, अपना जो एयर का टेम्परेचर है, ठीक है, हो सकता है देखो कभी ठंडी का मौसम है तो टेम्परेचर बाहर बहुत कम है और एयर कैसी हो, ठंडी हो, बहुत ज़्यादा कूल हो। कभी गर्मी का मौसम है तो एयर बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो एयर के टेम्परेचर को किस पे लेके आता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। तो एग्ज़ाम में आपको तीनों के तीनों पॉइंट सेम एज इट इज़ लिखे आएंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा अपना कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन है, 1, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो अब यहाँ पे सब वही सब डिस्कस कर रखा है जो हमने अभी पढ़ा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि लंग्स जो होते हैं अपने सिचुएटेड होते हैं किसके अंदर, एयर टाइट चैम्बर के अंदर। तो एग्जाम में सेम इसी लाइन से क्वेश्चन आता है कि वो एयर टाइट चैम्बर का नाम क्या है, तो वो होता है अपना थोरैसिक चैम्बर। दूसरा हमसे पूछते हैं कि जो थोरैसिक चैम्बर है ये किसका बना है, तो ये थोरैसिक चैम्बर जो होता है अपना, ये डॉर्सली
यानी कि पीछे की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, ओके। लेटरली प्रेजेंट होता है यहाँ पे रिब्स, और फ्रंट में प्रेजेंट होता है क्या, स्टर्नम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना एक आंसर हो जाता है, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पे बता रखा है लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है अपना डोम शेप्ड डायफ्राम। तो हर जगह का बता दिया, आगे पीछे, ठीक है, साइड में और नीचे भी। अब कोई भी चेंज होता है इस थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम में, तो अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट किया जाता है किसके अंदर, लंग्स की कैविटी के अंदर। डैट मीन्स कि अगर आप थोरैसिक चैम्बर की कैविटी को ऑल्टर करेंगे या उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो अपने लंग्स की वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, लंग्स के प्रेशर को इफेक्ट करता है। और यही कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसके अंदर, ब्रीदिंग में, और वी कैन से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, और ये हम देखेंगे आगे। अब फाइनली यहाँ पे हमें कुछ दे रखे हैं क्या, स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पे हमें ब्रीदिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, फिर डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ओके। अब एल्वुलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, फिर ट्रांसपोर्ट जब हो जाए कंप्लीट, उसके बाद ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज या डिफ्यूजन, और अल्टीमेटली उस O2 का यूटिलाइजेशन फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं हम आने वाले टॉपिक्स में और वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। थैंक यू सो मच।